तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो निचले स्तरों से लगभग काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें आज के दिन होती नजर आई है, लेकिन आगे के सिनेरियो को समझे तो आगे के लिए सिनेरियो क्या अपडेट है। देखिए, जैसे जैसे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रेलवे के लिए बढ़ता नजर आ रहा है, वैसे वैसे रेलवे कंपनियां जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं, इनकी भी आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बनती नजर आती है। लेकिन आगे के लिए समझे तो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। 5 से लेकर 7 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट्स को समझेंगे। गवर्नमेंट द्वारा देखिए जो भी अपडेट्स आती हैं, जो रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, वो भी आपके साथ लगभग सारी वीडियोस में शेयर करते हैं। चलिए अब पॉइंट कर लेते हैं बड़े की बात। क्या है मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट और कैसे बदल जाएगी ये 6 राज्यों की किस्मत। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा सिनेरियो बनता नजर आएगा। मोदी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 4 बड़े मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है काफी ज्यादा यहाँ पर इनका पॉइंट्स यहाँ पर रखे जा रहे हैं। रेलवे ट्रैफिक कम होता, माल ढुलाई तेज होती, लाखों लोगों को रोजगार मिलता और पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन प्रोजेक्ट से 2300 से ज्यादा गांवों का बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगा, जिससे रेलवे की काफी सारी कंपनियों को फायदा होगा। जब भी कोई एक ऑर्डर निकलता है तो उसका कोई रेलवे की एक ही कंपनी को फायदा नहीं होता, काफी सारी कंपनियों को अलग अलग तरीके से काफी सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा भी पॉइंट्स को समझे तो देखिए, भारत में आपको पता है रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी है। क्योंकि रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की बात होती है तो उसका सीधा असर व्यापार, रोजगार, विकास पर भी दिखाई देता है। मोदी सरकार एक बार फिर ऐसे बड़ा दाव चला है जो आने वाले वर्षों में एमपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, झारखंड की तस्वीर बदल सकता है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट से मंजूरी। न सिर्फ रेलवे नेटवर्क का दबाव कम होगा बल्कि माल ढुलाई की रफ्तार भी बढ़ेगी और काफी सारी कंपनियों को इसका नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। और तो और इस परियोजना से पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे के करीब 574 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। 43 लाख की आबादी को लगभग इसका फायदा मिलेगा और इन प्रोजेक्ट से रेलवे संचालन ज्यादा तेज, भरोसेमंद बनेगा। कोयला, सीमेंट उत्पादन, कंटेनर ट्रांसपोर्ट में भी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकेगा क्योंकि देश की लॉजिस्टिक लागत कम। और तो और मेन पॉइंट समझे तो देखिए कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी फिलहाल कैबिनेट ने इटारसी नागपुर चौथी लाइन और तो और तीसरी, चौथी लाइन और काफ़ी सारी जो लाइनें हैं, ये सभी प्रोजेक्ट देश के कई महत्वपूर्ण औद्योगिक माल ढुलाई कॉरिडोर को मजबूत करेंगे। और IRFC आपको पता है वित्त पोषित करने में सहायता करता है। वो भी यहाँ पर जो पॉइंट्स रखे गए हैं इनके अकॉर्डिंग ही माल ढुलाई गलियारे, इस परियोजना का सबसे बड़ा असर रेलवे ट्रैफिक पर भी दिखाई देगा। मल्टी ट्रैकिंग के बाद अलग अलग लाइनों पर ट्रेनों का संचालन आसान होगा, समय की बचत भी बढ़ेगी और क्षमता बढ़ती भी नजर आएगी। और करीब 229 लाख मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा, यानी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा। रेलवे परियोजना में नहीं बल्कि आर्थिक विकास का इंजन भी माना जाता है। इन सभी रेलवे परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इसका मकसद देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, साथ ही बंदरगाह, हवाई नेटवर्क को एक दूसरे के बेहतर तरीके से जोड़ना और उद्योगों की सप्लाई चेन मजबूत होगी और काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और तो और देखिए, बैक टू बैक गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट को यही नहीं रुकता। अब अश्विनी वैष्णव जी ने भी यहाँ पर अगले से 4 से 5 वर्षों में 60 नई पीढ़ी की मेट्रो ट्रेन जोड़ने की घोषणा की है। यानी कि मेट्रो के विस्तार परियोजनाएं, बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती नजर आएंगी। 60 नई अत्यधिक ट्रेनें आती नजर आएंगी, तो ये भी एक बड़ा ऐलान हमें होता नजर आया है। सो बैक टू बैक एक अच्छी अपडेट्स हमें रेलवे के लिए देखने के लिए मिल रही हैं, जो आगे चल करके इन पर इम्पैक्ट आता नजर। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट IRFC में टेक्निकल वाइज फिलहाल ट्रेंड वीक बना हुआ है, लेकिन अगर निचले स्तरों पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 100 रुपए भी किसी ने निवेश करने तो 5-5 करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 8-9 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन
करते रहें, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो में जो भी डिस्कस किया हुआ होगा फॉर एजुकेशन पर्पस है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप अलग से खुद भी कर सकते। वैसे तो रेलवे तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि मेट्रो रेल, रैपिड रेल इकोसिस्टम से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड करने की तैयारी में है। आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे ने बताया कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद उसका बिजनेस विस्तार की दिशा में तेजी आई है। कंपनी ने पिछले वर्ष में भी रेलवे इकोसिस्टम में करीब 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और लगभग 35,000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट्स भी किया, जो कि मैंने कल और शायद परसों के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। कंपनी का लक्ष्य है 2030 तक अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को 70-30 या 60-40 के अनुपात तक ले जाना है। इसका मतलब है कि 60-40 का अनुपात, यानी कि आने वाले वर्षों में आईआरएफसी का 30 से 40% का बिजनेस रेलवे के बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आएगा और ये काफी पॉजिटिव पॉइंट देखने के लिए मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनोज कुमार दुबे जी के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा होता है, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश देखने के लिए मिलता है, जिसकी तुलना में रेलवे से 3 गुना ज्यादा मार्जिन कंपनी को मिलता नजर आएगा। और भारत में तेजी से बढ़ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, शहरी परिवहन परियोजनाएं भारी फंडिंग की जरूरत होगी और ऐसे में कम लागत पर पूंजी जुटाने की क्षमता कंपनी को बड़ा फायदा दे सकती है। और कंपनी का यह भी दावा है कि 0 एनपीए रिकॉर्ड उसे घरेलू और विदेशी बाजारों से सस्ते दर पर फंड जुटाने में मदद कर। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ और एग्जैक्टली आप लोग क्या समझ पा रहे हैं। डिविडेंड की बात ही कर लूँ तो कंपनी ने 2021 में पहला डिविडेंड दिया, 2022 में कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए, 2023 में भी कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए, 2024 में भी कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए और 2025 में भी 2 डिविडेंड दिए। फिलहाल 2026 चल रहा है और मार्च 13 को फिलहाल कंपनी ने एक डिविडेंड दिया था। हो सकता है अगला डिविडेंड भी कंपनी देती नजर आए। बाकी देखिए वही बात है, नो डाउट लंबी अवधि के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट, दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा जो बजट में बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट है या नहीं। किसी ने 100 रुपये भी निवेश करने हैं तो 5-5 करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 8-9 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करते हैं, लंबी अवधि में नो डाउट अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझे तो क्या बेहतर हो सकता है। देखिए वैसे तो लंबी अवधि के लिए आईआरएफसी स्टॉक बहुत बढ़िया है, लंबी अवधि के लिए यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं, लेकिन 2 चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, दूसरा रेलवे द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई बजट अमाउंट या फिर एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा समझे तो देखिए अश्विनी वैष्णव जी द्वारा तो आपको पता है हाल फिलहाल में हमने समझा था कि 52 हफ्तों में 52 सुधार का एक संकल्प उन्होंने लिया, जिसमें हमने देखा कि भारत ट्रेनों का विस्तार, स्लीपर ट्रेनें, डिपो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण पर जोर देना, इसी के साथ साथ मेमू ट्रेनों का अपग्रेडेशन, यानी कि 200 नई मेमू ट्रेनों का अपग्रेड करके इंटरसिटी ट्रेनों के रूप में चलाने का काम शुरू किया गया। रेल मंत्री रुकी हुई रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जमीन अधिग्रहण पर भी ध्यान दे रहे हैं। और तो और भारत की पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा 15 अगस्त 2027 तक सूरत बिलमोरा खंड पर शुरू कर देगी। भारतीय रेलवे इसके अलावा 1000, जो कि हमने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट सुनी थी, 1000 नई ट्रेनें चला रहा है, यानी कि नई ट्रेनें सेवाएं जो हैं शुरू होती नजर आएंगी। अमृत भारत भी नेटवर्क का विस्तार करता नजर आएगा। इसके अलावा मेन पॉइंट्स को समझे तो देखिए आने वाले प्रधानमंत्री जो गति शक्ति मास्टर प्लान है उसके तहत भी 5.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक की विशाल पूंजी निवेश परियोजना चला रहा है, यानी कि 1.53 लाख करोड़ रुपए की 100 नई स्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें हाई स्पीड कॉरिडोर, व्यापक डिजिटल सुरक्षा, 1 लाख तक माल गाड़ियों की खरीद भी शामिल है। इसी के अलावा समझे तो वंदे भारत नेटवर्क के तीव्र विस्तार के साथ साथ देश भर में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, जहां पर 16 ट्रिलियन रुपए का निवेश आने की जो है संभावना है। और तो और यहाँ पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए 6000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक, मल्टी ट्रैकिंग लाइन, दोहरीकरण को कवर करने वाली 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलती नजर आई है। आने वाले 3 से 4 वर्षों में लगभग 1 लाख माल वाहक वैगनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ के मूल्य का निविदा जारी किया जाएगा। और तो और यहाँ पर 765 करोड़ रुपए का आवंटन देखने के मिला, जहाँ पर उन डिजिटल प्रणालियों की 4.0 की बात। तो ये वो हाल फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं, इनमें कुछ और काफ़ी जो हैं पुरानी अपडेट्स भी हैं, कुछ यहाँ पर जिनमें अनाउंसमेंट्स होती नजर आई, जैसे कि 1000 ट्रेनों की अगले 5 वर्षों में। तो देखिए बुलेट ट्रेन पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट चलती नजर आ रही है। सो लंबी अवधि में देखा जाए तो गवर्नमेंट बैक टू बैक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रेलवे के ऊपर कर रही है। रेलवे पर पूरा फोकस गवर्नमेंट का बना हुआ है, जिसको देखते हुए समझा जा सकता है कि लंबी अवधि में एक अच्छा विकल्प, यहाँ पर अच्छी संभावनाएं इस क्षेत्र में बनती नजर आ सकती हैं।
बाकी वही बात है, वीडियो में जो भी डिस्कस किया करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस रहेगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है, वो आप अलग से खुद भी स्टडी कर सकते हैं। किसी ने 100 रुपये भी निवेश कर दिए हैं तो 5-5 रुपये करके 20 बार में करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें, लंबी अवधि में स्टॉक में अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट को समझा जाए तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बैक टू बैक IRFC नए क्षेत्रों में एंट्री करता नजर आ रहा है, जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है। बाकी देखिए, म्यूचुअल फंड का डाटा भी जल्दी अपडेट होने वाला है लास्ट मंथ वाला, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आगे क्या सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं। रेलवे परिस्थिति की तंत्र यानी कि नई लाइनों का वित्त पोषण, मल्टी ट्रैकिंग जैसी वर्धा, भुसावल, वडोदरा, रतलाम स्टेशन का पुनर्विकास और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन तरफ। उसके बाद अगर बात करें चल रहे प्रोजेक्ट्स की, या फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है, या फिर चलते प्रोजेक्ट्स की बात करें जो चल रहे फिलहाल क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, बंदरगाह विकास यानी कि महाराष्ट्र में वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही देखने के लिए मिले। लॉजिस्टिक पर बात कर लें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का भी विकास करना, महाजेनको और HPGCL यानी कि हरियाणा विद्युत उत्पाद निगम जैसी विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ये फिलहाल IRFC के उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो IRFC फिलहाल काम करता नजर आ रहा है। IRFC का जो कोलैब होते नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर जो कोलैब होते नजर आए, जिन क्षेत्रों पर कंपनी फोकस करेगी या फिर अपकमिंग को फोकस करती नजर भी आएगी। इन्हीं को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। वाहन परिवहन की बात करें तो NTPC जैसी संस्थाएं जो है उनका सामान्य प्रयोजन वैगन निवेश योजना के लिए वित्त पोषण करना, इस तरह से IRFC इन चीजों पर फोकस करती नजर आ रही है। केवल वाहनों के स्टॉक से आगे बढ़कर संबंधित बुनियादी ढांचे तक का विस्तार करना, भारत के महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना लक्ष्यों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण भी प्रदान करना। इस तरह से IRFC की एक रणनीति हमें समझ आती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा डीप इनको और लेके जाएंगे। IRFC का देखिए मुख्य रूप से एक वित्त पोषण निकाय है जो कि खुद परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करता, बल्कि भारतीय रेलवे या फिर अन्य रेल संबंधी जो संस्थाएं द्वारा शुरू की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजना है उसके लिए धन उपलब्ध करवाता है। IRFC द्वारा वित्त पोषित आगामी और चल रही परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है। यानी कि कौन से वो मेन पॉइंट है समझेंगे तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय रेल योजना। IRFC भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय रेल योजना जो कि एक प्रमुख वित्त पोषक है, जिसमें 2030 तक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें 100% रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, नई लाइनें और स्टेशन अन्य शामिल है, जिसमें IRFC भी एक बड़ा वित्त पोषक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं तो निगम विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा जो विशिष्ट नई लाइन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं को वित्त पोषित करता है, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में। बट तीसरा पॉइंट समझे तो समर्पित माल ढुलाई गलियारे और हाई स्पीड रेल। IRFC रसद लागत को कम करने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारों के वित्त पोषण में शामिल है। यात्री और माल ढुलाई की गतिशीलता में सुधार के लिए जो हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना है, या फिर मेट्रो या फिर रैपिड रेल प्रणालियों के वित्त पोषण की भी योजना IRFC बना रही। फिर आता है एक पॉइंट, स्टेशन का पुनर्विकास। कंपनी भारत भर में हजारों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना का समर्थन भी करती है। अमृत भारत योजना तो खैर आप लोगों को पता ही होगी। और एक पॉइंट और समझे तो यहाँ पर है नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद IRFC रेलवे के मुख्य परिचालनों से परे जाकर रेलवे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े अग्रगामी और पश्चिमगामी दोनों प्रकार के परियोजनाओं के भी वित्त पोषण के दायरे में ला रहा है। अगर समझें तो IRFC ने फिलहाल कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र में आगामी वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करने के लिए तैयार है, जहां पर एक महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी होगी। और यहां पर हमें कुछ समय पहले ही कोलैब भी होता नजर आया। इसके अलावा भी समझें तो विद्युत परियोजनाओं पर बात कर लें तो नागपुर के कोरोडी थर्मल पावर स्टेशन में महाजेनको के लिए 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल विस्तार परियोजना के लिए 10,500 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण। HPCL के लिए समझा जाए, PGCL के लिए तो यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के लिए 800 मेगावाट यानी कि 6929 करोड़ तक का वित्त पोषण। NTPC को भी रिन्यूएबल एनर्जी और उस परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देती नजर आई।
IRMCL के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से IRFC भारतीय रेलवे का जो 2030 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करना और रिन्यूएबल एनर्जी और इन चीज़ों पर फोकस करना और सौर पवन के लिए वित्त पोषण विकल्पों की भी खोज कर रहा है। होप सो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मेन पॉइंट अगर हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें ईजिली समझ आ रहा है कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आगे चल के इनके अमाउंट या फिर धीरे धीरे जो जितने समय का कोलैब हुआ है उसमें दिए जाएं। लेकिन समझें तो पूर्ण वित्त पोषण यानी कि IRFC सक्रिय रूप से चल रही परियोजनाओं के लिए जो मौजूदा फिलहाल लोन है, ऋण है, उनका पूर्ण वित्त पोषण में संलग्न है। जैसे कि अंगुल सुंगीदा रेलवे परियोजना के लिए 2539 करोड़ रुपए का पुनर्वितरण ताकि अधिक शर्तें पेश की जाए। इस तरह से इन चीजों से हम समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बड़ा फोकस कर रही है। मेन पॉइंट इसमें मुझे ये भी लगा कि नवरत्न के दर्जे के बाद कंपनी रेलवे के जो मुख्य परिचालन से परे जाकर जो रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े यानी दोनों प्रकार की परियोजनाओं के दायरे में ला रहा है। ये जो पॉइंट है ये काफी बड़ा है। जैसे कि बंदरगाह यहाँ पर जहाँ पर हमने जो सारी चीजें देखी है मंजूरी, तो रेलवे संरचना जो है विकास पर जोर देने से IRFC को सीधा अगर हम प्लस पॉइंट समझे तो वो क्या है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है विकास पर रेलवे के तो उससे जोर देगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, बजट बड़ा होगा तो IRFC को उसका प्रॉफिट मिल सकता है। बड़े पैमाने की परियोजनाएं भी निरंतर मांग बनाए रखती हैं और कुछ लोगों द्वारा वर्तमान गिरावट को यानी कि IRFC में जो गिरावट हो रही है उसको एक आकर्षक प्राइस यानी कि अट्रैक्टिव प्राइस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग है क्या नहीं है वो एक अलग पॉइंट है। आपका क्या व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और तो और 2-3 चीजों को और समझें तो देखिए फिलहाल कंपनी की बढ़ी हुई उधारी यानी कि वित्त वर्ष 26 के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीकरण का लक्ष्य है जो क्वार्टर 3 तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वो कंपनी पूंजी इकट्ठा करेगी तो उसके बाद ही ब्याज पर पैसा चढ़ाएगी और फिर कंपनी का एक कम उधार लागत वाला सीन भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अभी फिलहाल कंपनी ने जापान के साथ जो एक बड़ा पीछे हमने कोलैब आपको बताया ही है, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर लोन के लिए लिया, वो क्या है कि आकर्षक येन या USD का ऋण का उपयोग करना और उससे अपनी मार्जिन्स यानी कि जो ब्याज मार्जिन है उसको बढ़ाना और उसमें लगातार वृद्धि की उम्मीद। और तो और मुख्य रेलवे के जो वित्त पोषण है आगे बढ़कर हाई स्पीड रेल, माल ढुलाई गलियारे, स्टेशन, बंदरगाह, लॉजिस्टिक पार्क विकास को भी शामिल करना है। सो ये कुछ कंपनी का लाइफ का भविष्य का दृष्टिकोण है या फिर टारगेट है। उसके अलावा भी समझें तो यहाँ पर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिनको हम मतलब कोई एनालिसिस द्वारा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, एक ऐसे ही जो विशेषज्ञ द्वारा अगर दिया भी होगा तो, लेकिन कोई इसमें कोई हमें नेम नहीं मालूम कि किस बंदे ने यहाँ पर ये टारगेट दिए हैं, तो इसी वजह से इसको हम स्किप करेंगे। मेन पॉइंट को हमने समझा कि सबसे पहली बात तो ये कि जो उधारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है विशेष रूप से जापानी येन है उसका मूल्यवान जो बाजार है वह बेंचमार्क दर कम है, यानी कि उसका लाभ उठाकर IRFC घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक लेवल पर या फिर जो इंडिया में कहीं घरेलू स्तर पर उपलब्ध ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरें प्राप्त करेगी। यानी कि इतना ब्याज कंपनी को देना नहीं आएगा जितना ब्याज यहाँ पर कंपनी प्राप्त करेगी और इस तरह से कंपनी आने वाले समय में अपनी लागत को कम करके कम उधारी लागत से लेकर के बेनिफिट रह सकती है। CB की बात करें तो सुविधा से IRFC का जो वित्त पोषण आधार है घरेलू बाजार से परे विस्तृत हो गया है जिससे एकल स्रोत वित्त पोषण पर निर्भरता भी कम हुई है। 3 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक उपस्थिति स्थापित हो गई है। और तो और इतना ही नहीं, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जैसे प्रमुख वैश्विक ऋणदाता से असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर लोन प्राप्त करना इंटरनेशनल मार्केट में भी IRFC की छवि को मजबूत करता है और ऋण योग्यता को भी दर्शाता है। यानी कि काफी अच्छी रेटिंग्स IRFC को मिली हुई हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इतना अच्छा पॉइंट हमको देखने के लिए मिला है। और तो और इनकी जो संरचना है यानी कि भारत रिजर्व बैंक RBI के निर्देशों के अनुपालन से की गई है जिसमें 5 वर्ष की अवधि है और ऋणदाता के साथ कोई नियंत्रण खंड या शेयरधारता शामिल नहीं है जिससे IRFC की परिचालन स्वतंत्रता बनी रहती है। सो अगर इन पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर IRFC नो डाउट पॉजिटिव ही पॉइंट दिखाती फ्यूचर के लिए नजर आ रही है।